तो मैं दुष्यंत सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वॉरियर पर। तो साथियों, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाओ, जल्दी से जल्दी जितने लोग हैं सभी लोग जुड़ जाओ, ठीक है। और आज आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि हम लोग क्या करेंगे, लाइव टेस्ट, यानी लाइव टेस्ट का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और बहुत से सारे क्वेश्चन हम लोग किससे संबंधित करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज से संबंधित क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम जो जितनी भी हमारी जो भौतिक राशियां हैं उनका सभी का सभी टेस्ट करवाएंगे और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे सभी प्रकार के क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जितने लोग लाइव आ गए हैं जल्दी से जल्दी आप लोग भी अपना कार्य शुरू कर दीजिए। जो आपका कार्य है वो क्या है भाई, शेयर करने का कार्य है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दो, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह शेयर कर दो और जल्दी से आप लोग अपने साथियों को बुला लो। जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी आपके मित्रगण हैं, सभी लोगों को आप लोग बुला लो एक बार। बहुत बढ़िया, तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दो। बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने शेयर कर दिया, अरे बहुत अच्छी बात है। चलो जुड़ जाओ जल्दी से सभी लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर करेंगे, ठीक है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 10 सेकंड दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कितने, 10 सेकंड दिए जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, आंसर करना रहेगा। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दो आप लोग और लाइक कर दो वीडियो को। चलो शुरू करते हैं। देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन और आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है। अब आंसर हम आपको बताते हैं कि आंसर आपको किस प्रकार से करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन 1 का आपका, यदि क्वेश्चन 1 का 1 आंसर आ रहा है, यदि क्वेश्चन 1 का आपका ए आ रहा है तो आप लोग 1A लिखेंगे। यदि क्वेश्चन 1 का आपका बी आ रहा है तो आप लोग 1B लिखेंगे। यदि क्वेश्चन 1 का आपका सी आंसर आ रहा है तो आप लोग 1C लिखेंगे। और यदि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका डी आ रहा है तो आप लोग क्या लिखेंगे, 1D लिखेंगे। और ये हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। इसी पैटर्न पे आप लोग क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या करते जाओ, क्वेश्चन का आंसर करते जाओ। कि भाई जैसे कि 1 का आपका बी आया, किसी का सी आया, किसी का डी आया, तो जिसका डी आएगा वो लिखेगा 1D, जिसका बी आया वो लिखेगा 1B, जिसका ए आया वो लिखेगा 1A। इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन का पैटर्न करना है, क्वेश्चन का आंसर रखना है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9th चल रहा है और वो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब ABC नहीं करना है। क्वेश्चन 1 का साथ में क्वेश्चन नंबर इंक्लूडेड करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो तो गेट स्टार्ट, सभी लोग स्टार्ट हो जाओ। देखो क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। मतलब कि किस यंत्र द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो जल्दी से आप लोग बता दो भाई, क्वेश्चन का आंसर कर दो। ए होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। सभी लोग आंसर करेंगे। आपके पास सिर्फ 7 या 10 सेकंड है, 7 से लेकर 10 सेकंड तक का आपके पास क्या है, समय है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गॉट इट, चलो बहुत बढ़िया। तो काफी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डिफरेंट आंसर कोई नहीं देगा भाई, आंसर आप लोग सेम ही देंगे कि आंसर होगा क्या इसका, ठीक है। चलो सभी लोग आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 1 का, सभी लोग आंसर करेंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया। चलो तो काफी लोगों का आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर इसका जो सही है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई आप लोगों को। यानी जो वायुमंडलीय दाब है वो किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर। अब आपको जी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये वायुमंडलीय दाब होता क्या है, वायुमंडलीय दाब समझो जरा, वायुमंडलीय दाब होता क्या है, वायुमंडलीय दाब। तो ये क्या होता है, जो मतलब जो वायु का प्रेशर सभी व्यक्तियों पर लगता है, सभी वस्तुओं पर लगता है, बट हमें महसूस नहीं होता है। और हमें महसूस नहीं होता है, इसका भी रीजन है, इसका भी एक क्या है, कारण है। वो भी हम आपको बताएंगे, आगे क्वेश्चन में आएगा अभी, ठीक है। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि हमें महसूस नहीं होता है। जहां आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो, जहां हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, या कहीं हम घूमने जाएं, पार्क में जाएं, जंगल में जाएं, नदी में नहाएं, कहीं कुछ भी करें, बट हमारे ऊपर क्या लग रहा है, वायुमंडलीय दाब अवश्य लग रहा है। बट मुझे पता नहीं चलता और किसी को भी पता नहीं चलता है, ठीक है। तो वही होता है वायुमंडलीय दाब, यानी कि जो क्या, यानी वायु का प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है, वायु का प्रेशर लग रहा है, वही क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई है। तो इस चीज को मापता कौन है, इस चीज को मापता है बैरोमीटर। कौन मापता है, बैरोमीटर मापता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस ऐसा ही आंसर करते जाओ, ऐसा ही पढ़ते चलो, बहुत मजा आएगा, हर एक क्वेश्चन में मजा आएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अगला, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अगला। बस क्वेश्चन एक बार ही समझ में आ जाए कि क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, फिर तो हम फिर क्या हैं बहुत मतलब कि सब कुछ कर ले जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन के सामने है और सभी लोग क्वेश्चन नंबर अगले का क्या करेंगे, आंसर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि हमारे शरीर पर वायुमंडलीय दाब बहुत ज्यादा होते हुए भी, देखो हमने कहा था वही चीज आ गई है, बहुत ज्यादा होते हुए भी उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी है इस पर वायुमंडलीय दाब लग रहा है लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज रीजन, क्या रीजन है इसका, व्हाट इज रीजन, मतलब क्या रीजन है इसका। तो जल्दी से आप लोग बताओ, आंसर ए होगा या बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर करेंगे भाई, चलो कर दो आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग आंसर बड़ी तेजी से किया करो, आप लोग आंसर बड़ी तेजी से किया करो, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी ना उतनी ज्यादा आपकी क्वेश्चन को पढ़ने की, आंसर समझने की और हर चीज की क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी हर चीज की। और जिसकी आवृत्ति अधिक होती है वही सिलेक्शन लेता है। ऐसे तो सबको मतलब सब कुछ आता है, सबको मैथ के क्वेश्चन आते हैं, सबको रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, सबको जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि आप लोग क्वेश्चन को कितने जल्दी पढ़ रहे हैं और कितने जल्दी उसका क्या कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। यदि आपकी ये फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है तो आप लोग सिलेक्शन हर जगह ले जाओगे, बात समझ रहे हो ना। तो इस फ्रीक्वेंसी को आप लोग को क्या करनी है, डेवलप करनी है, और हम आपकी ये क्या करा देंगे, डेवलप करा देंगे। हर 10 सेकंड में आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, तो सभी लोग आंसर कर रहे हैं, जी जी बहुत बढ़िया। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गॉट इट, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बारे में हम आपको समझाएंगे, पूरी फुल जानकारी देंगे भाई क्वेश्चन के बारे में। देखो क्या कहा गया है इसमें, जी पूछा गया है कि मतलब वायुमंडलीय दाब तो लगता है बट हमें क्या नहीं होता है, महसूस नहीं होता है, महसूस नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा रक्त दाब होता है, रक्त दाब होता है वो कितना होता है, 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80 होता है। तो ये जो हमारा रक्त दाब है ये वायुमंडलीय दाब से क्या है, ज्यादा है। ये वायुमंडलीय दाब से क्या है, ज्यादा है। इसीलिए हमें क्या नहीं होता है, महसूस नहीं होता है। जितना वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर लग रहा है, जितना हवा का यानी वायु का प्रेशर हमारे ऊपर है, उस प्रेशर से कहीं ज्यादा हमारे ब्लड का प्रेशर है। बात समझ में आ गई ना। तो हमारे ब्लड का प्रेशर क्या है, इससे ज्यादा है। इस वजह से हमें ये सारी चीजें महसूस नहीं हो पाती हैं। गॉट इट, क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला करेंगे। बस क्वेश्चन हमें समझना है बहुत अच्छे से, क्वेश्चन हमें समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, किसी पिंड का अधिकतम भार होता है तो किस में होता है, अधिकतम भार होता है, अधिकतम भार होता है तो किस में होता है अधिकतम भार, ये पूछा गया है। वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या फिर निर्वात में, कोई भी पिंड हो उसका अधिकतम भार होता है तो किस में होता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, काफी लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी लोग आंसर करते जाएंगे। ऐसे बच्चे हमेशा आगे निकलते जाते हैं जिनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, जिनके अंदर क्रिएटिविटी होती है। मतलब हर चीज को पहले आगे करना है, हर चीज को पहले आगे करना है, चाहे वो खाना हो, पीना हो, पढ़ना हो, बैठना हो या फिर लड़ना हो। इसमें लड़ने में आगे नहीं होना है, बकाया हर काम में आगे रहना है, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर आपको सबसे पहले करना है, जी बहुत बढ़िया। तो काफी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। चलो करते जाओ करते जाओ। तो काफी लोग इसका यानी कि डी आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग डी आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग डी आंसर कर रहे हो, और डी ही आंसर क्या है भाई आपका, राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल आ गई बात समझ में। क्योंकि जैसे कोई भी पिंड होता है, जैसे हमने कह दिया 10 kg, हमने कह दिया 10 kg यानी 10 किलोग्राम का क्या है, एक हमारा पिंड है। 10 किलोग्राम का ये क्या है, हमारा पिंड है। यदि हम उसे किसमें, वायु में छोड़ेंगे, ये वायु देखो, वायु चीज अलग हो जाती है और निर्वात चीज अलग हो जाती है। निर्वात यानी कुछ नहीं है, निर्वात यानी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब वायु क्या होती है, वायु का मान अलग अलग होता है, वायु का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कि जो वायु दाब होता है, जो वायु दाब होता है वो अलग अलग होता है। पहाड़ों पर अलग होता है, पहाड़ों पर अलग होता है। और इसके बाद जो हमारा क्षैतिज तल है, जो हमारा क्षैतिज तल है वहां पे अलग होता है, क्षैतिज जो तल है वहां पे अलग होता है। तो आपको ये बातें सब पता है कि मतलब जो वायु दाब है वो हर जगह क्या होता है, अलग अलग होता है। पहाड़ों पे अलग होता है, क्षैतिज तल पे अलग होता है। क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि पहाड़ों पर
दालें जल्दी गल जाती हैं, दालें जल्दी पक जाती हैं या जल्दी गल जाती हैं। व्हाट इज रीजन, इसका क्या रीजन होता है? तो इसका रीजन यही होता है कि वायु दाब। इसका रीजन क्या है कि यहां पर जो वायु दाब होता है, वायु दाब जो होता है वो क्या होता है? अधिक होता है, यानी प्लस होता है। वायु दाब कैसा होता है? प्लस होता है, अधिक होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसीलिए पहाड़ों पर क्या हो जाती हैं? दालें जल्दी गल जाती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन में पूछा जाता है जैसे कि कभी कभार किसी की नाक से ब्लड निकलने लगता है, इसका भी रीजन क्या होता है? वायु दाब अधिक हो जाना, वायु दाब अधिक हो जाना। बात समझ में आ गई? तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी निर्वात में। अब आप लोग देखो, जल में यदि कोई पिंड रखते हो, आपने देखा होगा कि किसी बाल्टी में आप लोग कोई पिंड रखो और उसके नीचे हाथ लगा लो तो उसका वजन हमें कम महसूस होता है, और उसी पिंड को जब आप बाहर निकालो तो उसका वजन ज्यादा महसूस होता है। बात समझ में आ गई ना? चलो क्वेश्चन नंबर, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारा। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेंगे? आंसर करेंगे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेंगे? आंसर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है निम्न धातुओं में से बने एक केजी के 4 घन जल में तौले जाएं। मतलब एक केजी के क्या है? 4 घन हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ये भी 1 केजी का है, ये भी 1 केजी का है, ये भी 1 केजी का है, ये भी 1 केजी का है। ठीक है, एक केजी के 4 घन तौले जाएं तो क्या होगा? मतलब प्रत्येक का भार कैसा होगा? एक ही होगा या न्यूनतम होगा, या फिर न्यूनतम घनत्व वाले भार का क्या होगा? अधिकतम होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं सत्य है। तो सभी लोग आंसर बताएंगे कि क्या होगा? डी होगा, बी होगा, ए होगा, जी बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो काफी लोग आंसर कर रहे हैं, काफी लोग आंसर। आप लोगों को आपस में बातें नहीं करनी है, आप लोगों को आपस में बातें नहीं करनी है भाई। बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान देना है और इस चीज के नोट्स बनाते जाने हैं आपको, क्योंकि जब आप लोग लिखोगे पढ़ोगे तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर वो भागती नहीं है। कहते नहीं है कि जिस चीज को आप लोग जितना ज्यादा याद करोगे वो उतनी ही ज्यादा याद आती है। तो पढ़ाई को ज्यादा याद करोगे तो पढ़ाई ज्यादा याद आएगी आप लोगों को, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो पढ़ाई से ऐसे रिश्ता जोड़ लो कि ये बिल्कुल एक ही बार में समझ में आती जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, इसका जो आप लोग काफी लोग बी आंसर कर रहे हो, और बी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा आंसर है? बी बिल्कुल सही आंसर है। देखो क्या कहा गया है आंसर नंबर बी में। इसमें कहा गया है न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी जिसका घनत्व कम होगा, यानी जिसकी डेंसिटी कम होगी, उसी का जो मतलब जो भार होगा, उसी का जो मास यानी जो भार होगा, उसी का जो भार होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा, यानी क्या होगा? न्यूनतम होगा। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। जिसका क्या होगा? घनत्व कम होगा, उसका भार क्या होगा? न्यूनतम होगा। सिंपल सी बात है, बस उनने क्या कर दिया? बात को घुमा दिया, तो वो आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? आंसर बी इज राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा जूम। चलो अब हमने जूम कर दिया, अब तो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलो क्वेश्चन की क्लियरिटी थोड़ी सी अच्छी कर दें ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। मतलब हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे हैं और इनमें से किसे ऊपर उठा ले जाएगा। ये भाई क्या है? हाइड्रोजन से भरा हुआ क्या है? ये गुब्बारा है। अब ये किसे ऊपर उठा ले जाएगा? 1 किलो जल को उठा ले जाएगा, 1 लीटर जल को उठा ले जाएगा, या 1 केजी तांबा को उठा ले जाएगा, या फिर 1 केजी ढीले रूप से भरे किसे? पंखों को उठा ले जाएगा, या फिर उपरोक्त में से सभी को उठा ले जाएगा। तो जो हमारा सही आंसर आ रहा है, जो सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा। बहुत सही। आंसर इज सी यानी चेन्नई। आंसर इज सी यानी
चेन्नई, चेन्नई मतलब चेन्नई यहाँ पे लिखा नहीं है वो, लेकिन सी मीन्स क्या होता है, चेन्नई होता है। आप लोग इतना समझ लो, सी यानी चेन्नई, डी यानी दिल्ली, बी यानी बॉम्बे, ए यानी आगरा। ये याद करने भाई, ये तो क्वेश्चन देने के वो हैं, उपाय हैं, समझ रहे हो ना। तो इसका जो 5 का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब जरा समझो, आपने देखा होगा कि जब हम एक, ये क्या है हमारा, एक बॉक्स है, यदि इसमें हम क्या भर दें, मिट्टी भर दें, यदि इसमें हम क्या भर दें, मिट्टी भर दें, तो इसका भार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यदि इसी में हम क्या भर दें, पत्थर भर दें, इसमें हम क्या भर दें, पत्थर भर दें, तो इसका भार और भी ज़्यादा हो जाएगा। यदि इसमें हम क्या भर दें, गैस भर दें, क्या भर दें, गैस भर दें, तो इसका भार कैसा होगा, कम होगा। कैसा होगा, कम होगा। और यदि इसमें हम क्या भर दें, भूसा भर दें, भूसा भर दें, क्या भर दें, भूसा भर दें, तो भी इसका भार कैसा होगा, कम होगा, कम होगा, लेकिन गैस की अपेक्षा ज्यादा होगा, लेकिन क्या होगा, कम होगा। इन दोनों से क्या होगा, कम होगा। किसका भार, इसका भार, किसका, इसका। तो ये क्या करेगा, देखो यही तो लिखा है, ढीले ढीले पंखों से भरा जाए। तो ये जो हाइड्रोजन का ये जो गुब्बारा है, ये किसे उठा ले जाएगा, ये भूसा से भरे हुए किसे, पैकेट को उठा ले जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल। तो किसे उठा ले जाएगा, भूसे वाले पैकेट को उठा ले जाएगा। कौन, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा। ये यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार भी क्या होता है, 1 होता है। और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व है, हल्का तत्व है। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है, क्योंकि ये सबसे ऊपर रखा हुआ है, इस पहले स्थान पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने हल्का तत्व कहा है। फिर आप लोग ये समझ लो कि भाई हल्की गैस है, हल्की गैस है, नहीं, ऐसा नहीं कहा हमने। हल्की गैस पूछे तो आप लोग क्या लगाओगे, हीलियम लगाओगे, He लगाओगे। सबसे हल्की गैस पूछे तो आप लोग क्या लगाओगे, He लगाओगे। लेकिन सबसे हल्का तत्व पूछें तो आप लोग क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन लगा दोगे। क्या लगा दोगे भाई, हाइड्रोजन आंसर लगा दोगे। बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। कितने अच्छे बच्चे हैं, कितना बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल पढ़ने वाले बिल्कुल सही आंसर देते हैं भाई, समझ रहे हो ना आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। और मुझे पढ़ने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं, मेहनत करने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं, मेहनत करने वाले साथी अच्छे लगते हैं जो मेहनत करें। चलो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर करोगे और आपस में कोई बातें नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी कुछ लिखेगा नहीं, मेहनत करो बस सिर्फ। देखो क्या कहा गया है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर, कोई एक झील है उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें हम क्या फेंकें, एक पत्थर फेंकें। जैसे जैसे जल में नीचे, जैसे जैसे वह पत्थर नीचे जाता है, डूबता जाता है, उस पर उत्प्लावन बल का मान क्या होता है। तो जल्दी से आप लोग बताओ, बढ़ जाता है, घट जाता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या फिर एक समान रहता है। सभी लोग आंसर देंगे। जैसे हम लोग कभी तालाब के किनारे बैठ जाते हैं और हमने पत्थर उठाया और उस तालाब में फेंक दिया, और जब फेंका तो वो पत्थर नीचे जाएगा, पानी में जाएगा कि नहीं जाएगा। जब वो पत्थर नीचे जाता है तो उसका उत्प्लावन बल एक समान रहता है, या बढ़ता है, या घटता है, या नियत रहता है। ये चीज हमें बतानी है, दैट इज फिजिक्स। यही तो पूछा गया है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दो। बिल्कुल सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया भाई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं और जो रेगुलर पढ़ भी रहे हैं। वो देखो भाई, जिसके अंदर रेगुलरिटी है, जिसके अंदर रेगुलरिटी है वही आगे बढ़ेगा। जिसके अंदर यानी जो नियमित वर्क करेगा, जैसे हम नियमित वर्क कर रहे हैं पर डे, यानी कि 2 बजे आ जाते हैं भाई साहब, 1 मिनट ना आगे 1 मिनट ना पीछे, मतलब 2 बजे आपके लिए आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो आप भी 2 बजे आ जाया करो पढ़ने के लिए, समझ रहे हो ना आप लोग। तो यानी किसी भी काम को आप लोग कंटिन्यू करते रहोगे, यानी नियमित करते रहोगे, तो वो काम बिल्कुल आप लोग उसमें क्या हो जाओगे, परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाओगे। बात समझ में आ गई ना आपको। चलो बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर कर रहे हैं। चलो बिल्कुल, तो काफी लोग आंसर दे रहे हैं। कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग बढ़ जाता है यानी बी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी आंसर कर दो, बहुत बढ़िया भाई। चलो, एक समान रहता है, चलो बिल्कुल सही है। क्या रहता है, एक समान रहता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब समझ लो जरा, जैसे कि ये हमारी क्या है, ये हमारा क्या है, एक तालाब है, और इसमें क्या भरा है, पानी भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और यहाँ राम नाम का लड़का बैठा है, यहाँ राम नाम का लड़का बैठा है, और वो थोड़ा सा सैड है, वो थोड़ा सा सैड है, ठीक है, क्योंकि घर वालों ने उसकी क्या कर दी,
पिटाई कर दी, घर वालों ने क्या कर दी, पिटाई कर दी। तो वो आया तालाब के पास में और बैठ गया, उसने एक पत्थर उठाया बगल से और फेंक दिया किसमें, तालाब में। किसमें, तालाब में फेंक दिया। अब जब वो पत्थर जाएगा, जब वो पत्थर नीचे तक जाएगा 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 तो वो एक समान वेग से जाएगा। क्या जाएगा, समान वेग से जाएगा। और उस पर जो जल के द्वारा उत्प्लावन बल लगेगा, उस पर जो जल के द्वारा उत्प्लावन बल लगेगा वो भी क्या होगा, एक समान होगा, एक समान होगा। बात समझ में आ गई ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होगा, एक समान होगा, एक समान होगा, समान होगा। जो उत्प्लावन बल का मान होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। अब आप कहोगे कि उत्प्लावन बल होता क्या है, तो देखो जैसे कि कोई जल है और जल में हम ऊपर से कोई वस्तु छोड़े तो जल के द्वारा भी तो एक बल लगाया जाता है, जल के द्वारा भी तो एक बल लगाया जाता है जो उस वस्तु को क्या करती है, रोकती है कि भाई तू नीचे मत आ, तू नीचे मत आ। लेकिन नीचे वही आता है जिसका मान क्या होता है, अधिक होता है, जिसका भार क्या होता है, अधिक होता है। जैसे कि ये समझना जरा, समझने वाली बात है। यदि आप लोग ये बात समझ गए हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। ये जल है और ऊपर से हमने क्या, एक मतलब थर्माकोल फेंक दिया। क्या फेंक दिया, थर्माकोल या फिर भूसा फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया। तो भूसा का जो मतलब भार क्या होता है, भार कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो वो नीचे नहीं डूब पाएगा, नहीं डूब पाएगा। तो जो हमारा उत्प्लावन बल लगेगा वो भूसा के भार से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। इसलिए उत्प्लावन बल भूसा को नीचे नहीं डूबने देगा। यदि हमने पत्थर फेंक दिया तो पत्थर का भार क्या होता है, पत्थर का भार क्या होता है, अधिक होता है। पत्थर का भार क्या होता है, अधिक होता है। और जब पत्थर का भार अधिक होता है तो वो उसका भार उत्प्लावन बल से भी अधिक हो जाता है। और जब उत्प्लावन बल से अधिक हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, डूबने लगता है। क्या हो जाता है, डूबने लगता है। बात समझ में आ गई है। उत्प्लावन बल कार्य करेगा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, और जो पत्थर का भार है वो कहां करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा। बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। तो यही तो चीजें आपको समझनी है। क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया, 6 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, और इसमें हमने आपको हर प्रकार के क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं भाई साहब। चलो क्वेश्चन नंबर देखो क्या कहा गया है। पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। इसका कारण द्रवों द्वारा क्या है, इसका क्या गुण है, इसके रूल्स क्या है, नियम क्या है इसके। तो सभी लोग बताओ। देखो भाई, जो पारे की दो बूंदें हैं, जब इन्हें हम पास पास लाते हैं तो यह एक बड़ी बूंद बना लेती हैं। इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, ये आपको बताना है। चलो बहुत बढ़िया। तो सभी लोग आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर कर दो भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग काफी लोग आंसर कर रहे हो जी, कुछ लोग सी कर रहे हैं, सी ज्यादा लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मतलब आंसर तो चारों दोगे। यदि आंसर हम यहाँ पे 12 लिख देते तो आप लोग 12 के 12 दे देते। कोई ए करता, कोई बी करता, कोई जेड करता, कोई एक्स करता, कोई मतलब टी करता, यानी सारे आंसर कर देते। ऐसा होता कि नहीं। अरे आप लोग आंसर देखो कि कौन सा हमारा सही होगा और वही आपको आंसर करना है। चलो तो देखो क्या कहा गया है। हम लोग क्या करते हैं कि मतलब दो बूंदें हैं, अब वो क्या करती हैं, एक बूंद बना लेती है। तो इसका रीजन जो है, उसका जो रीजन क्या हो जाएगा, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। क्या होता है, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना होता है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखो, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अलग होगा। अब जब ये पास पास में आएंगी तो इनके अणु क्या हो जाएंगे, आकर्षित कर लेंगे एक दूसरे को। और जब अणु आकर्षित कर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी जो पूरा का पूरा जो जल है वो भी क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। पूरी बूंद क्या हो जाएगी, आकर्षित हो जाएगी। और जब आकर्षित हो जाएगी तो यह एक बड़ी बूंद का क्या ले लेगी, आकार ले लेगी। क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने आयतन को न्यूनतम बनाने की कोशिश करते हैं, न्यूनतम बनाने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ गई क्या, न्यूनतम बनाने की कोशिश करते हैं। न्यूनतम यानी कम से कम बनाने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ गई ना। जैसे सर्दी लगती है, सर्दी में हम अपना आयतन क्या करते हैं, कम से कम बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, ऐसे कहीं से हवा ना लग जाए। तो हमारा जो आयतन होता है वो छोटा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। बिल्कुल सेम वही काम करता है। ये क्या करते हैं कि अपने आयतन को न्यूनतम बनाने की कोशिश करते हैं। तो बात यहां से आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। गॉट इट, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8।
देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और सभी लोग इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। बिल्कुल सभी लोग कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, देखो क्या कहा गया है। कांच की स्वच्छ प्लेट पर, कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर, कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाती है, वह पतली परत के रूप में फैल जाती है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में रहता है। इसका कारण क्या है? बिल्कुल सही बात है। जैसे ये एक क्या है, कांच की प्लेट है, इसमें हमने क्या डाला, जल डाला, तो वो क्या हो जाएगा, चारों ओर फैल जाएगा। लेकिन उसी प्लेट पे हम जब पारा डाल देंगे तो वो चारों ओर नहीं फैलेगा, वो बिल्कुल जमा रहेगा। वो क्या होगा, बिल्कुल जमा रहेगा। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, ये बताया गया है। तो सभी लोग आंसर कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर करेंगे जी, सभी लोग आंसर कर दो जरा। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सभी लोग आंसर करेंगे, तो काफ़ी लोग आंसर दे रहे हैं, काफ़ी लोग आंसर दे रहे हैं भाई। चलो बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप लोगों की गुड आफ्टरनून हो रही है। चलो जो अभी अभी जुड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो अभी अभी जुड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। बस आप लोग शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ और आप अपने मित्रों को बताते जाओ, जोड़ते जाओ कि भाई देखो सैनिक स्कूल की क्लासेस जो है वो चल रही हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं। और एक बार जो यहाँ पे शुरू हो जाता है वो बंद नहीं होता है। कब तक? जब तक आपको सफलता ना दिला दें, ठीक है, यानी आप लोगों को सफलतम व्यक्ति ना बना दें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर करेंगे। क्या कहा गया है, तो कांच की एक प्लेट पर जब हम बूंद डालते हैं किसकी, जल की, तो वो मतलब चारों ओर फैल जाती है। लेकिन पारे की बूंद डालते हैं तो वो फैलती नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन पारा एक धातु है या फिर जल की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक नहीं, यानी कांच के साथ साथ पारे का नहीं। तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन क्या होता है, अधिक होता है। किसका? जल का संसंजन क्या होता है, अधिक होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। जल का क्या होता है, संसंजन क्या होता है, अधिक होता है। तो जैसे ही मतलब जो जल के जो अणु होते हैं, जल के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, जल के अणु दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इनके अणुओं के मध्य क्या होता है, कम आकर्षण बल होता है, कम आकर्षण बल होता है। ये बात आपको समझ में आ गई, कम आकर्षण बल होता है। क्या होता है, कम आकर्षण क्या होता है, बल होता है। किनके मध्य, जल के अणुओं के मध्य। और जो पारा होता है, जो पारा होता है इसके मध्य, इसके जो अणु होते हैं उनके मध्य क्या होता है, अधिक आकर्षण बल होता है, अधिक आकर्षण बल होता है, अधिक आकर्षण बल होता है। तो जैसे आपको पता होगा जितना ज्यादा वो अणुओं के मध्य आकर्षण बल होगा उतनी ही वस्तु ज्यादा क्या रहेगी, सॉलिड रहेगी। बात समझ में आ गई। जैसे हमने एक गिलास पानी लिया और नीचे डाल दिया, एक गिलास पानी लिया और नीचे डाल दिया, तो वो पानी चारों ओर बिखर जाएगा, फैल जाएगा। यदि हमने क्या किया, एक गिलास ठोस लोहा ले लिया और उसे नीचे फेंक दिया, तो वो बिखर जाएगा, नहीं बिखरेगा, क्योंकि उसके अणु क्या है, बहुत जोर से आपस में बंधे हुए हैं और वो बिखरेंगे नहीं। तो अणुओं के मध्य क्या है, आकर्षण बल अधिक है। किसके, ठोस के। तो ये क्या है, ये भाई ठोस तो नहीं है, ये क्या है, लिक्विड ही है। बट इसका जो मतलब जो मान होता है वो, ये जो पारा होता है ये काफी अधिक गाढ़ा होता है। क्या होता है, काफी गाढ़ा होता है। ये क्या है, गाढ़ा द्रव होता है। इसलिए इसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं और ये फैलता नहीं है। और जल क्या हो जाता है, फैल जाता है, क्योंकि जल का जो संसंजन होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर कर दो। और देखो आपको पता होगा कल हमने आपको यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसकी सारी चीजें बताई थी। मात्रक क्या होती हैं, विमाएं क्या होती हैं, और सदिश राशियां क्या होती हैं, और अदिश राशियां क्या होती हैं। इन सारी चीजों पे हमने कल क्या किया था, डिस्कस किया था। और सभी चीजों को हमने बहुत ही डिटेल से बताया था कल। अब क्या आ जाती है, टेस्ट की बारी आ जाती है। तो हमने ये क्या ले लिया, टेस्ट ले लिया। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपका पेपर है 2 महीने बाद, तो आपको जल्दी जल्दी करना है। ये सारे सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करने हैं, ठीक है। फिर पता चले कि देखो इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, हमें सिर्फ वो चीज़ पढ़नी है कि जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, जो हमारे मतलब एग्जाम में आ जाए, सिर्फ वही चीज़ पढ़नी है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, वरना पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है। चलो बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 9 का देखो क्या कहा गया है।
क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। तो किसके अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है? ए में दिया है वायु बहाव की दिशा में अचानक परिवर्तन, या फिर बी में दिया है वायु उत्प्लवन, या सी में दिया है वायु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, या डी में दिया है बर्नौली प्रमेय। तो क्वेश्चन का सभी लोग क्या करेंगे? आंसर करेंगे। क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे भाई। कर दो जरा आंसर। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग आंसर दे दो। चलो, बिल्कुल सही। तो काफी लोग आंसर दे रहे हैं कि भाई इसका उत्प्लावन बल। ऐसा कुछ नहीं है। जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात समझ में आ गई है? डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बर्नौली की प्रमेय है वो किस पे? वेग पर आधारित है। किस पर? वेग पर आधारित है। बात समझ में आ गई है? आपने देखा होगा जो बर्नौली की प्रमेय होती है ये किस पर? वेग पर आधारित होती है। यानी कि जितना बड़ा क्या होगा इसका एरिया होगा उतना ही वेग कम होगा। देखो, एरिया अधिक यानी कि क्षेत्रफल अधिक, समझो ध्यान से, क्षेत्रफल अधिक अधिक तो वेग क्या होगा? कम होगा। और क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा तो वेग क्या होगा? अधिक होगा। अधिक होगा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, सुनो, जैसे कि हम एक मतलब वो क्या गैस का क्या ले लें? एक पाइप ले लें। गैस का क्या ले लें? पाइप ले लें। और उस पाइप का जो मतलब क्षेत्रफल है, एरिया है, उसका मुंह बहुत ज्यादा चौड़ा कर दें और कहें इससे भाई हवा निकालनी है। तो उससे जब हम हवा निकालेंगे तो उसका जो हवा का क्या रहेगा, यानी कि स्पीड, हवा का वेग क्या रहेगा? कम रहेगा। यदि उसी पाइप का जो क्षेत्रफल है हम थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ा सा क्या कर दें? कम कर दें, तो उसकी हवा का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? वेग बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? सेम दिस यही होता है। जब ये जो मतलब क्रिकेट की बॉल जो मतलब वायु में इधर उधर उछलती है तो वो किस पर डिपेंड करता है? वायु के वेग के ऊपर डिपेंड करता है। वायु का वेग अधिक होगा तो बॉल ज्यादा जल्दी जल्दी नाचेगी, और वेग कम होगा तो बॉल कम दे उससे नाचेगी। बात समझ में आ गई आपको? तो किस पे डिपेंड करता है? बर्नौली की प्रमेय पर, क्योंकि यही किसने कहा है? मिस्टर बर्नौली ने कहा है। और बर्नौली की प्रमेय आपको मतलब 12th में है। कक्षा किस में है? 12th में है। लेकिन आपको इसीलिए तो भाई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है कि आप लोग मेहनत करें, पढ़ें। जो अपना हाई स्कूल का सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आएगा भाई साहब आपका, ठीक है? आप लोग बेशक 9th में हो बट सिलेबस पूरा क्या आएगा? 10th लेवल का आएगा। इसमें साइंस का और उसका सामाजिक विज्ञान का पूरा किसका? 10वीं क्लास का आएगा पूरा सिलेबस। तो आपको 10वीं क्लास का क्या करना है? सिलेबस कवर कर लेना है। चलो, क्वेश्चन नंबर अगला आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर देखो, हम लोग 10 पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। चलो, क्वेश्चन नंबर बहुत बेहतरीन है और हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में समझेंगे और पूछेंगे क्वेश्चन से कि भाई क्या कह रहा है। देखो, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से एक रेलगाड़ी गुजरने पर युवक, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके बगल से एक तेज ट्रेन निकल के जाती है, तो व्यक्ति के साथ क्या घटना घटती है? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलो, और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब। अब वो बात मतलब वो जमाना गया जब उनने पूछ लिया कि भाइयों कार्य का मात्रक क्या होता है या बल का मात्रक क्या होता है, वो जमाना गया। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि बच्चा ऑन स्पॉट क्या सोचता है। ऑन स्पॉट का मतलब समझ रहे हो ना? उसी वक्त क्या सोचता है। जैसे हमने ये क्वेश्चन बता दिया, अब इसमें आपको दिमाग लगे सोचने में। रटी हुई चीजें काम नहीं आती हैं, चीजें काम वो आती हैं जो आपके दिमाग में भरी हुई हैं, जो आप सोचते हो प्रेजेंट में, ठीक है? वो चीजें काम आती हैं। तो आप इस वाक्य को पढ़कर प्रेजेंट में कितने जल्दी क्या सोच सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी लोग बताएंगे जल्दी से क्या होगा। मतलब जो प्लेटफॉर्म पर कोई प्रभाव, यानी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी की ओर जा गिरेगा, या फिर गाड़ी की ओर गिर पड़ता है, या फिर गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर पड़ता है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। 10 का क्वेश्चन का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल जी, सभी लोग आंसर कर दो जरा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो सी आंसर कर रहे हो आप लोग, सी आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। यानी गाड़ी की ओर गिर पड़ता है, गाड़ी की ओर। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से गाड़ी गुजरेगी, और जब गाड़ी गुजरेगी तो गाड़ी के साथ जो वायु का वेग भी तो जाता है। आपने देखा होगा, बगल में खड़े हो तो हमें बहुत जल्दी मतलब तेजी से हवा लगती है, तो गाड़ी ऐसे करेगी और जो वायु का वेग ऐसा आएगा, वायु का झोंका, और मुझे ट्रेन के मतलब पास ले जाएगा, ट्रेन के अंदर ले जाएगा। ऐसा ही होता है, जो व्यक्ति है व्यक्ति गाड़ी की ओर खींचता है। बात समझ में आ गई है? तो इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकली है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब एक्टिंग करके भी बताना पड़ रहा है कि भाई ऐसा ऐसा होगा। कोई नहीं भाई, एक बार समझ में आ जाए, एक बार समझ में आ जाए, बस चीजें समझ में आनी चाहिए, बकाया तो सब ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है, क्यों? भाई ये भी रीजन है, जब आप लोग भी वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो जब हमने क्रिकेट को ऐसे करके मारा, बैट से मारा, तो वो जाएगी ऊपर, जाएगी, फिर जमीन में गिरेगी, फिर ऊपर उछलेगी। तो क्यों उछलती है? व्हाट इज रीजन? इसका क्या कारण है? तो सभी लोग आंसर दो। यह रबड़ की बनी होती है, या खोखली होती है, या हल्की होती है, या फिर ऐसा इसके प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है? सभी लोग आंसर दे दो। ए होगा कि बी होगा, या सी होगा, या फिर डी होगा? जी बिल्कुल, सभी आंसर दे दो। जितने लोग लाइव हैं सभी आंसर दो जरा। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर दो। जी जी जी, बहुत बढ़िया, चलो डी हो जाएगा, है डी हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं खोखली होती है, अरे खोखली कैसे हो जाएगी? देखो जरा, इसका जो कारण है वो क्या है? प्रत्यास्थ गुण है। क्या है? प्रत्यास्थ गुण है। जैसे हमने जो वॉल है रबड़ की बनी हुई है, हमने उसे नीचे फेंका तो फिर वो कहाँ आएगी? ऊपर आएगी। किस बल के कारण? प्रत्यास्थ बल के, प्रत्यास्थ गुण के कारण आएगी। बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल। जैसे आप लोग देखते हैं, एक रबड़ होती है ना प्लास्टिक की, उसे हम खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो फिर तुरंत वो यहीं आ जाती है। इसके बाद एक स्पैरिंग होती है, उसे हम खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो फिर वो वहीं आ जाती है। क्या है इसका रीजन? यही तो है। बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल, बस समझ में आ जाए हर टॉपिक, समझ में आ जाए हर टॉपिक, फिर तो हम यानी ये यदि हमें यहाँ पे समझ में आ गए ये टॉपिक, तो एग्जाम में भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर देखो 12, चलो जल्दी आंसर दे दो। इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का। बहुत बढ़िया, चलो आंसर कर दो जल्दी से। सभी लोग जल्दी से शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ा करो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आया करो, क्योंकि जब सभी के साथ पढ़ोगे, सभी के साथ आंसर करोगे, तो और ज़्यादा एक मतलब वो फीलिंग आती है, अच्छी वाली फीलिंग आती है। और आपको अच्छी वाली फीलिंग लानी है ना, यानी नौकरी करनी है ना, तो बस करनी है नौकरी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 12 का भाई सभी लोग आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर दे दो। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट, जो मतलब एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छिद्र हो जाए, जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छिद्र हो जाए, और उसे गर्म करने पर, छिद्र को गर्म करने से, छेद को गर्म करने से उसका व्यास क्या होता है? एक ये हमारी क्या है? प्लेट है, वृत्ताकार प्लेट है, और इसके केंद्र में हमने ये क्या कर दिया? छिद्र कर दिया। अब इस छिद्र को हम क्या किए जा रहे हैं? गर्म किए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। और जब गर्म करते हैं हम इसको, तो इसके छिद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस छिद्र का जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपको बताना है भाई साहब। तो जल्दी से बता दो, क्या होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर पहले से तत्पश्चात कम हो जाता है? कम तो होगा नहीं, देखो ये तो बात है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि कम नहीं होगा। क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। इसका जो एरिया है, जो व्यास है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये कोई आयताकार प्लेट है और उसमें एक क्या है? छिद्र है। और जब हम नीचे से क्या करेंगे? उसमें हीट करेंगे, यानी कि उसे क्या देंगे? ताप देंगे, गर्म करेंगे उस छिद्र को, तो उसका जो आयतन होगा वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जब ये बढ़ता जाएगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, तो डायामीटर भी तो बढ़ता जाएगा, व्यास भी तो बढ़ता जाएगा, त्रिज्या भी तो बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 का सी आंसर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों का सही आंसर है जी। बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। तो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। सभी लोग इसका आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर करेंगे। जितने बच्चे लाइव हैं सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का और बताएंगे कि इसका आंसर होगा क्या। देखो, एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा, एक जल से भरा हुआ क्या है, ये हमारा एक क्या है, बीकर है। बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। तो ये हमारा बीकर है और ये क्या है, इसमें जल भरा हुआ है। तो उसमें क्या तैर रहा है, एक बर्फ का टुकड़ा, यानी बर्फ का टुकड़ा तैरता है उसमें। ये हमारा क्या है, पानी हो जाएगा। पानी जैसा लग रहा है, चलो पानी हो जाएगा। तो अब इसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, समझ रहे हो ना आप लोग, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। तो बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल होता है। जल का तल क्या होता है, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या फिर वही रहेगा। बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या फिर वही रहेगा। ये हमारा क्या है, बर्फ का टुकड़ा है। ये देखो, ये बर्फ का टुकड़ा बना दिया हमने, ठीक है। अब ये बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है किसमें, जल में तैर रहा है। आप लोग देखते होंगे जब आपने भरी हुई बाल्टी में, जैसे बाल्टी है एक, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें आप लोग बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं तो वो ऊपर तैरता रहता है। तैरता है कि नहीं तैरता है। ऐसे ही सेम दिस ए भी तैर रहा है, ठीक है। तो अब ये जब तैरेगा और ये धीमे धीमे पिघलता जाएगा तो जो जल का ये जो आयतन है ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जो तल है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ऊपर होगा, क्या होगा, या पूर्ववत बना रहेगा। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी बिल्कुल। सभी लोग आंसर कर दो जरा, सभी लोग आंसर कर दो। इसका क्या होगा आंसर, बिल्कुल 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 पूर्ववत बना रहेगा, पूर्ववत बना रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप लोग सी कर रहे हो, कुछ लोग ए कर रहे हैं, कुछ लोग बी कर रहे हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी वही रहेगा, क्या होगा, वही रहेगा। बात समझ में आ गई ना, बिल्कुल आ गई है बात समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है, जरा समझो, कि जब किसी पानी जब किसी भरे हुए गिलास में या किसी बाल्टी में हम बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो उसका कुछ भाग ऊपर तैरता हुआ नजर आता है। तो वह कितना भाग रहता है, कितना भाग रहता है, तो वह 1/10 भाग रहता है। कितना रहता है, 1/10वां भाग, 10वां भाग रहता है। यानी हमने 100 किलो की एक बर्फ का टुकड़ा किसी पानी में डाल दिया तो उसका 10 किलो भार ऊपर तैरता रहेगा, बकाया नीचे जल के नीचे हो जाएगा। 10 किलो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, जल की सतह से ऊपर रहेगा। बात समझ रहे हो ना आप लोग। ये जो ऊपर थोड़ा सा है भाग, ये जो ऊपर भाग है ये क्या है, 1/10वां भाग है। और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब हम कुछ बोलते हैं, जब हम कुछ सुनते हैं तो वह ध्वनि हमारे कानों पर कितने समय तक रहती है, हमारे कानों के अंदर कितने समय तक रहती है, तो वो 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड तक रहती है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं ना, तो ये हमारा बोलना आपके कानों के अंदर कितने समय तक रह रहा होगा, 1/10 यानी 1/10 सेकंड तक रह रहा होगा। और उसके बाद जो हमारी ध्वनि की आवृत्ति है वो विलुप्त हो जा रही होगी। बात समझ में आ गई है जी। तो इतनी बातें आपको समझनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 सभी लोग आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर करेंगे, देखो जरा, बिल्कुल जी सभी लोग आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर कर दो, सभी लोग, बिल्कुल सभी लोग आंसर कर दो। और आज हम आप लोगों को सिर्फ 15 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। कितने, सिर्फ 15 क्वेश्चन करवाएंगे। और 15 क्वेश्चन में आपने बहुत सारे क्वेश्चन समझ लिए। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 14 नंबर का है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। सब लोग पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग आंसर करेंगे जी। सभी लोग टाइम से आएंगे और जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, बस आप लोग पढ़ते रहो, कल से टाइम से आओगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। चलो कर दो जरा जल्दी से आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का जी। देखो क्या कहा गया है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि क्या कारण है इसका। आपने देखा होगा बहुत सी जगह ऐसी होती हैं, जैसे कि अंटार्कटिका महाद्वीप पे यदि हम पहुंच जाएं तो वहां पे पानी जो होता है वो बर्फ जम जाता है, वहां पे बर्फ जम जाता है।
तो जब ये बर्फ जम जाती है तो उसके नीचे मछलियां जीवित रहती हैं। व्हाट इज रीजन, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि जो पानी होता है वो नीचे नहीं जमता है। जैसे ये हमारा क्या है, तालाब है, ये हमारा क्या है, तालाब है। तो इसके ऊपर ऊपर तो बर्फ जम जाएगी, इसके ऊपर ऊपर तो बर्फ जम जाएगी, लेकिन भाई साहब नीचे जो है, नीचे का जो पानी है, ये वाला जो पानी है ये नहीं जमता है। और जब ये जमता नहीं है तो यहाँ पे मछलियां आराम से रह जाती हैं और अपने आराम से अपना जीवन यापन करती हैं। कौन? मछलियां। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? तो ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर समझ में आ गया होगा जी, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। झील की तली पर जल नहीं जमता है, जल नहीं जमता है। सी इज राइट आंसर। गॉट इट? समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई है जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं और दिस इज लास्ट क्वेश्चन। चलो देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में। देखो आप लोग क्या कहा गया है। यदि क्वेश्चन की आप लोगों को लैंग्वेज समझ में आ गई है, पता है हम लोगों को क्वेश्चन क्यों नहीं आता है, चाहे वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो या फिर हिंदी का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, हमें क्वेश्चन क्यों नहीं आता है? असली बात तो यह है कि हमें क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता है। जिस दिन आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना सीख गए हो ना, उस दिन आपको सारी चीज़ आ जाएगी। कहते हैं ना कि भाई मुझे ये काम नहीं आता, मुझे ये काम नहीं आता, मुझे ये काम नहीं आता। उस काम को सीखना पड़ता है, समझ रहे हो ना? छोटे से कोई सीख के नहीं आया, उस काम को सीखना पड़ता है। क्वेश्चन को कैसे पढ़ें, क्वेश्चन से आंसर कैसे निकालें, ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। और सीखेंगे कब? एक दिन में थोड़ी ना सीखते, एक दिन में कहीं कुछ नहीं होता है। हमें उन्हीं चीजों पे बार बार क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप लोग साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, एक दिन में चलाना सीख गए थे क्या? नहीं, महीनों लग जाते हैं कि नहीं लग जाते हैं? वैसे ही सेम दिस लाइक दिस, ऐसे ही ये है भाई। हमें जब कोई भी कार्य करना पड़ता है तो उस चीज पर बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके वो कार्य हमारा क्या हो जाता है? परफेक्ट बन जाता है। ठीक है, जब आप उसी पर बार बार वर्क करोगे, कार्य करोगे, बार बार पढ़ोगे, जब चीजें नहीं आएंगी तब भी उसे पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे, तो क्यों नहीं आएंगी भाई? चीजें तो वही है, पढ़ाई तो वही है। चलो देखो क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है, समझो जरा, क्वेश्चन ने कहा है और हमने सुना है। देखो क्वेश्चन कहता है कि क्या होता है जब जल का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए। मतलब क्या होता है कि कोई एक जल है, उसका जो टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 8 डिग्री सेल्सियस है। और 8 डिग्री सेल्सियस से हम कितना कर रहे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं तो जल क्या हो जाएगा? जम जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें समझना है कि ऑप्शन में क्या कहा गया है। ऑप्शन में देखो, जल का आयतन एक समान रूप से कम होकर 0 डिग्री पर ठंडा हो जाता है। वो तो ठंडा तो हो ही जाएगा, जम जाएगा सीधा। जल का घनत्व नहीं, ये बात नहीं बनी भाई। इसमें क्या कहा गया है? जल का आयतन 4 डिग्री तक क्या होता है? कम होता है और फिर बढ़ता जाता है। तो ये बात क्या है भाई? परम सत्य बात है। इसको कोई नहीं बदल सकता, इस बात को कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है, मतलब कि इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि इस जल का जो तापमान है, टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस है, ये 8 के बाद 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा और 4 आएगा। कब आएगा? 4 डिग्री सेल्सियस भी आएगा। और जब 4 आएगा तो 4 डिग्री तक क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। फिर जैसे 4 से 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, तो ये क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और 2 के बाद क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा, यानी आइस बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का आयतन सर्वाधिक कब होता है, तो हम बता देंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल फ्रिज में रखते हैं तो वह कितने डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू होता है? जमना क्या होता है? शुरू होता है। तो जब जल का तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस। और 4 डिग्री सेल्सियस से जल क्या हो जाता है? जमना शुरू हो जाता है। जमना शुरू हो जाता है। आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी तो जल के उसमें छोटे छोटे कण रहते हैं जमे हुए, तो वो जमना शुरू हो रहा है। तो आप लोग समझ लिया करो कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस है। और जहां पूरी बर्फ बन जाए, पूरा बर्फ का गोला बन जाए, तो आप लोग समझ लिया करो कि इसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। गॉट इट? इतनी बात आपको समझ में आ गई है जी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस स्तर से आप लोग पढ़ते रहिए, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल माइंड फ्रेश होकर पढ़ते रहिए।
और टाइम टू टाइम जितने आपकी क्रियाकलाप, जो भी आपके कार्य हैं, आप दिन में जो भी करते हैं, पढ़ते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, खेलते कूदते हैं, तो बिल्कुल आप लोग खेलने कूदने के लिए भी 1 घंटा ज़रूर निकाला करो। खेलने से भी क्या हमारी जो बॉडी है, बॉडी ऑफ पार्ट्स हैं, वो भी बिल्कुल क्या रहते हैं, फिट रहते हैं। हर काम हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में क्या है कि हर कार्य करना ज़रूरी है। खाना खाना भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, हर चीज़ करना ज़रूरी है, बात समझ रहे हो। और पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हो ना, पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पढ़ा भी करो, अपने मतलब जो दैनिक कर्तव्य हैं वो भी क्या करो, और टाइम से सोया करो, टाइम से जागा करो, टाइम से खाया करो, टाइम से पिया करो, टाइम से पढ़ा करो। बात समझ में आ गई है? चलो बहुत बढ़िया। यदि कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आपके डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, ठीक है। बकाया तो मिलते रहते ही हैं। कितने बजे? 2 बजे, दोपहर 2 बजे ना भूला करो। टाइम को याद रख लो, दिमाग में सेट कर लो, पासवर्ड से बंद कर लो, ताकि हमेशा क्या रहे, याद रहे, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, सभी को बहुत सारा प्यार। ओके ओके, बाय बाय, ठीक है। तो जय हिंद। एक बार फिर से, हम हैं कलम से क्रांति। जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर।